Assalamu alaikum dear students. Hope so all of you will be fine and doing well. मैं एहसान सालार एक नए वीडियो के साथ अपनी यूट्यूब के प्लेटफॉर्म से एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ, सालार इंग्लिश लैब चैनल से। और जिस तरह मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि जो मेरी क्लासेस है वो अब इंशाल्लाह ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे भी आपके लिए अवेलेबल रहेंगे। तो इस सीरीज़ में आज हम लोग चौथा जो वीडियो है उसी को रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। और चौथे वीडियो में जिस तरह एज यूजुअल मैं कहता हूँ कि डेली मैं आपको एक वोकेब करवाऊंगा, उसकी सिनोनिम्स होंगे। तो आज ये हमारा चौथा वोकेब होगा। पहला जो वोकेब था वो सेट था और उसके मैंने सारे सिनोनिम्स आपको करवाए थे जो कि तकरीबन 11 के लगभग सिनोनिम्स थे। दूसरे में फिर मैंने डिस्ट्रॉय के करवाए थे, उसके सारे मैंने आपको सिनोनिम्स वगैरह ये करवा लिए थे। फिर मैंने कहा था कि जी आपने उसको कैसे पहचाना है, कैसे आइडेंटिफाई करना है। तो उसी सीरीज को ही आगे चलाने के लिए आज जो हमारे पास वोकेबलरी है वो फिर से एक वर्ब है और वोकेबलरी है हमारे पास एक्सपाउंड। तो एक्सपाउंड एक वर्ब है और एक्सपाउंड जब कोई वर्ब होता है तो याद रखना वर्ब के फॉर्म्स होते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म होता है। तो इसी तरह इसके भी फॉर्म्स है। आगे की क्लासेस में हम बात करेंगे कि उसके बाकी फॉर्म्स कहाँ यूज होंगे। फॉर द टाइम बीइंग अभी आपने सिर्फ इसके वोकेबलरी, इसकी सिनोनिम्स, एंटोनिम्स के लिहाज से इसको सीखना है। तो एक्सपाउंड एक वर्ब है और एक्सपाउंड का मतलब होता है किसी भी चीज को एक्सप्लेन करना। कोई ऐसा चीज जो क्लियर नहीं है, जो ड्यूबियस है, जो वेग है, उसको क्लियर करने के लिए हम लोग कहते हैं जी आप इसको थोड़ा एक्सप्लेन करो, आप इसको एक्सपाउंड करो। तो एक्सपाउंड का मतलब होता है एक्सप्लेन। तो अगर एक्सपाउंड वर्ब है तो इसी तरह से हमारे पास वर्ब आ जाएगा एक्सप्लेन, और एक्सप्लेन भी हमारे पास एक वर्ब ही है। तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्सप्लेन। और अगर एक्सप्लेन हमारे पास वर्ब है तो फिर उसका एक दूसरा भी सिनोनिम है जिसको हम लोग कहते हैं डेलिकेट। और डेलिकेट भी हमारे पास एक वर्ड भी इसका यही मतलब होता है। फिर हमारे पास एक और वर्ड है जिसको हम लोग कहते हैं एलेस्ट्रिएट। और जी एलिस्ट्रेट का भी यही मतलब होता है कि जिसका मतलब होता है किसी चीज को मजीद बयान करना। अगर इलिस्ट्रेट का यही मतलब है तो एक और वर्ब है हमारे पास एक्सप्लिकेट। एक्सप्लिकेट और एक्सप्लिकेट का भी यही मतलब है। ये सारे वर्ब्स हैं। मैंने कहा था कि जब भी कोई वर्ड आ जाए अगर आपने उसकी सिनोनिम बताने हो तो वो फिर सेम पार्ट ऑफ स्पीच से होंगे। सेम पार्ट ऑफ स्पीच का मतलब क्या, अगर एक वर्ब है तो उसका सिनोनिम वर्ब भी हो सकता है, नाउन उसका सिनोनिम नहीं हो सकता है। अगर कोई नाउन है तो उसका सिनोनिम नाउन ही हो सकता है, एडजेक्टिव उसका सिनोनिम नहीं हो सकते। तो ये जितने मैं लिख रहा हूँ ये सारे वर्ब्स है। अगर एक्सप्लिकेट का यही मतलब है तो हमें पता है कि जी आपके पास एक और वर्ब है जिसको हम लोग कहते हैं एल्यूमिनिएट। और जी एल्यूमिनिएट का भी फिर यही मतलब होता है, मतलब आप किसी चीज को बयान कर लो, वाजिया कर लो। तो क्वेश्चन आ जाता है एल्यूमिनेट द कॉजेज ऑफ पॉवर्टी इन पाकिस्तान, कि पाकिस्तान में जो कॉजेज ऑफ पॉवर्टी उसको एल्यूमिनेट कर दो, मतलब उसको बयान कर दो, उसको वाजे कर दो, उसको एक्सपाउंड कर लो, उसको इलिस्ट्रेट करो, उसको इल्यूमिनेट कर दो, उसको एक्सप्लिकेट कर दो, आप उसको बयान कर लो। तो अगर इसका यही मतलब है तो फिर एक और वर्ब है जिसको हम लोग कहते हैं प्रोफाउंड। और फिर प्रोफाउंड का भी यही मतलब होता है किसी भी चीज को मजीद एक्सप्लेन करना या बयान करना। तो ये मैं जितने इसके सिनोनिम्स लिख रहा हूँ ये सारे आपके पास वर्ब होते हैं। इनका मतलब होता है किसी भी चीज को मजीद बयान करना। तो आपके पास एक्सपाउंड आ गया, एक्सप्लेन आ गया, इलिस्ट्रेट आ गया, प्रोफाउंड है, एक्सप्लिकेट है या इल्यूमिनेट है, ये सब आ जाते हैं। एक दफा स्टूडेंट को मैंने कहा था कि जी एल्यूमिनेट द कॉजेज ऑफ पॉवर्टी इन पाकिस्तान, वो एल्यूमिनेट को मिक्स कर गया एलिमिनेट के साथ। तो एलिमिनेट भी एक वर्ब है, लेकिन एलिमिनेट का मतलब होता है किसी चीज को खत्म करना। एल्यूमिनेट होता है किसी चीज को बयान करना, वाजे करना। एल्यूमिनेट द कॉजेज ऑफ वर्ल्ड वॉर 1, मतलब वर्ल्ड वॉर 1 के कॉजेज को एल्यूमिनेट करो, मतलब उसको बयान कर लो। तो आज के वोकेबलरी में हमने सारी ये वर्ड्स की शक्ल में देखे। तो अब अगर कहीं पे इल्यूमिनेट है, डेलिकेट है, एक्सप्लिकेट है, इलिस्ट्रेट है, एक्सपाउंड है, ये कोई भी आ जाए सबका एक ही मतलब होता है। इसका मतलब है आप किसी चीज को मजीद वाजे करते हो, आप किसी चीज को मजीद बयान करते हो, आप उसको इलिस्ट्रेट करते हो, आप उसको प्रोफाउंड करते हो, एक्सप्लिकेट करते हो या इल्यूमिनेट करते हो। तो ये आज के लिए वोकेब हो गया। अब वोकेब के बाद कल फिर मैंने आपके साथ बात की थी, सेंटेंस पे मैंने बात की थी ना। और सेंटेंस में मैंने कहा था कि सेंटेंस इज द बेसिक यूनिट ऑफ योर लैंग्वेज। किसी भी लैंग्वेज में जो बेसिक यूनिट होता है वो सेंटेंस, किसी भी लैंग्वेज में। जिस तरह हम लोग पढ़ते हैं ना कि सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ,
तो जी सेंटेंस इज द बेसिक यूनिट ऑफ लैंग्वेज। आप पश्तो सीखते हो, अरबी सीखते हो, इंग्लिश सीखते हो, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सेंटेंस। सेंटेंस का मतलब होता है वन आइडिया, और हम लोग जितने कम्युनिकेशन करते हैं वो आइडियाज के बेसिस पे ही करते हैं। वी कन्वे आइडियाज विद वन अनदर and ideas are connected with one another. These connection creates a language. So we must know about a sentence and the nature of a sentence. And I told you that in any language, the statement or the sentence is divided into three categories. The very first is the category of action sentences. Second was the category of state sentences. And third was the category of property sentences. Sentences का मतलब आइडिया। तो हम किसी भी लैंग्वेज में जब हम बात करते हैं तो उसमें जो बात होती है वो इन्हीं तीन तरह की होता है, या तो वो स्टेट है, एक्शन है, या तो जी वो प्रॉपर्टी है। और मैंने कहा था किसी एक्शन वाले सेंटेंस को बनाना है तो चार चीजों की जरूरत होती है। एक एवरेज सेंटेंस की बात कर रहा हूँ, ये बात आपके जहन में होनी चाहिए। मैंने कहा चार को हम 400 तक ले जा सकते हैं, लेकिन आई एम टॉकिंग अबाउट एन एवरेज सेंटेंस की, एक एवरेज सेंटेंस की मैं बात कर रहा हूँ। और स्टेट और प्रॉपर्टी की सेंटेंसेस को बनाना है तो फिर हमें वहां पे कितनी चीजें चाहिए? तीन चीजें चाहिए। तो एक्शन वालों में कितनी चीजों की जरूरत होती है? चार चीजों की। अब वो चार चीजें कौन सी थी? तो सबसे पहले नंबर पे था सब्जेक्ट था, दूसरे नंबर पे हमारे पास था हेल्पिंग वर्ब था, हेल्पिंग वर्ब था, तीसरे नंबर पे हमारे पास मेन वर्ब था, और लास्ट नंबर पे जी हमारे पास ऑब्जेक्ट था। सब्जेक्ट पे हमने बात कर ही लिया था, सब्जेक्ट मतलब डूअर ऑफ एक्शन। हेल्पिंग वर्ब का काम होता है टाइम दिखाना, मेन वर्ब होता है एक्शन को बताना, और फिर जी हमारे पास लास्ट नंबर पे जो कल रह गया था वो ऑब्जेक्ट रह गया था। और मैंने कहा था ऑब्जेक्ट के बारे में स्टूडेंट्स का मिसपरसेप्शन डेवलप किया गया है, मिसकंसेप्शन पाया जाता है स्टूडेंट्स में जब बारी आ जाती है ऑब्जेक्ट की। काफ़ी दफ़ा जब बैच शुरू करता हूँ, स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन होती है, तो जी स्टूडेंट से अगर स्टेटमेंट आ जाए कि आई एम गोइंग टू अकेडमी, तो जी फिर यहाँ पे स्टूडेंट्स को लगता है कि जी ये अकेडमी ऑब्जेक्ट है, या उनको लगता है ये टू अकेडमी ऑब्जेक्ट है वर्ब का। तो याद रखना ये वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता है। टू अकेडमी इज नॉट द ऑब्जेक्ट ऑफ योर सेंटेंस। तो मैंने कल आपसे बात की थी कि मैंने ऑब्जेक्ट को ही आज की क्लास में बताना है कि फिर ऑब्जेक्ट है क्या। तो याद रखना एक चीज को, जो आपका ऑब्जेक्ट होता है ना, ऑब्जेक्ट का डिफिनेशन तो सबको पता है ना, रिसीवर ऑफ एक्शन, यानी काम को रिसीव करने वाला। सबसे पहले नंबर पे ऑब्जेक्ट सिर्फ एक्शन वाले सेंटेंसेस में ही आएगा, स्टेट और प्रॉपर्टी में ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट इज द रिसीवर ऑफ एक्शन। तो एक्शन होगा तो रिसीवर ऑफ एक्शन आएगा ना। तो स्टेट और प्रॉपर्टी में ऑब्जेक्ट नहीं होता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आएगा एक्शन वाले सेंटेंसेस में, और क्या होता है जी? रिसीवर ऑफ एक्शन होता है। अब याद रखिए, जो ये आपका ऑब्जेक्ट होता है ना एक सेंटेंस में, ये हर बार लाजमी नहीं होता है कि हर बार ऑब्जेक्ट आएगा ही तो आएगा। मतलब काफी सेंटेंसेस होते हैं जो बगैर ऑब्जेक्ट के भी बन जाते हैं, और काफी सेंटेंसेस होता है कि जी फिर वो बगैर ऑब्जेक्ट के नहीं बनते हैं, फिर वहां पे एक ऑब्जेक्ट लगाना जरूरी है। तो जी फिर कंफ्यूजन यहाँ पे आ जाता है कि हमें कैसे पता चलेगा कहाँ पे ऑब्जेक्ट का लगाना जरूरी है और कहाँ पे उसका लगाना जरूरी नहीं है। तो ये फिर क्वेश्चन बन जाते हैं। तो याद रखना, आपका जो एक ऑब्जेक्ट होता है ना, उसका सेंटेंस में आना या ना आना, ये कौन डिसाइड करता है? ये आपका ये मेन वर्ब डिसाइड करेगा। ऑब्जेक्ट का आना या ना आना ये डिपेंड करता है मेन वर्ब पे, और मेन वर्ब मैंने आपको कहा तो एक्शन होते हैं। अब जो एक्शन होता है ना, वो दो तरह का होता है। नंबर एक, वो जो कहता है कि मुझे ऑब्जेक्ट चाहिए ही तो चाहिए, अगर मैं आ गए तो फिर मेरे पास ऑब्जेक्ट जरूर आएगा। नंबर दो, मेन वर्ब वो होता है कि नहीं मुझे आगे ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, बस मैं बगैर ऑब्जेक्ट का ही काम करूंगा। तो ऑब्जेक्ट का आना डिसाइड कौन करता है? मेन वर्ब। और मेन वर्ब एक कहता है कि जी मुझे चाहिए, एक कहता है मुझे नहीं चाहिए। तो जी फिर हमें कैसे पता चलेगा कि मेन वर्ब को कब ऑब्जेक्ट चाहिए और मेन वर्ब को कब ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए? तो उसी के लिए फिर हम इसी मेन वर्ब को डिवाइड करते हैं दो कैटेगरीज में। जिस मेन वर्ब को, अगर मेन वर्ब नेचर में ट्रांजिटिव हुआ, क्या हुआ? ट्रांजिटिव हुआ, तो याद रखना फिर उसको हम लोग ऑब्जेक्ट देंगे। और अगर मेन वर्ब का नेचर इनट्रांजिटिव हुआ,
अगर मेन वर्ब नेचर में इंट्रांजिटिव था तो याद रखना फिर उसको ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए। मतलब इंट्रांजिटिव मेन वर्ब अगर आ गया फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आ ही नहीं सकता है। अब जब उसको ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए तो फिर आप क्या ऑब्जेक्ट लगाओगे? तो आपका जो ऑब्जेक्ट है वो डिपेंड करता है मेन वर्ब पे। मेन वर्ब दो तरह का, एक वो जो कहता है मुझे ऑब्जेक्ट चाहिए, एक वो जो कहता है मुझे ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए। जब उसको ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है तो फिर वो मेन वर्ब का नेचर ट्रांजिटिव होता है, और जब उसको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होता है तो फिर वो मेन वर्ब का नेचर इंट्रांजिटिव बन जाता है। तो अब आपने वर्ब को पहचाना है। अगर आप किसी लफ्ज को ऑब्जेक्ट कहते हो तो फिर उससे पहले वर्ब का ट्रांजिटिव होना लाजमी है। अब यहाँ पे फिर से क्वेश्चन बन जाता है, हमें कैसे पता चलेगा कि मेन वर्ब कब ट्रांजिटिव होता है और कब इंट्रांजिटिव है? हाउ टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ मेन वर्ब के कब ये ट्रांजिटिव होगा और कब ये इंट्रांजिटिव होगा। तो उसी के लिए मैं आपको एक चीज समझाता हूं। सबसे पहले नंबर पे याद रखो, वी हैव 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच इन इंग्लिश, और 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच में से सिर्फ 2 पार्ट्स ऑफ स्पीच के पास ये राइट है कि वो ऑब्जेक्ट बन सके, सिर्फ और सिर्फ 2 पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ। उनमें से एक जो है वो आपका नाउन है और एक जो है वो आपका प्रोनाउन है। याद रखना, ऑब्जेक्ट बनेगा तो वो सिर्फ इन दोनों से ही बन सकता है। एडजेक्टिव ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता है, कंजंक्शन ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता है, प्रीपोजिशन नहीं बन सकता है, एडवर्ब नहीं बन सकते। ऑब्जेक्ट के लिए लाजमी है कि वो आएगा तो नाउन या प्रोनाउन ही होगा। अब जरा दूसरे नंबर पे देखें, ऑब्जेक्ट जब भी किसी चीज को आंसर करता है तो वो सिर्फ 2 WH वर्ड को ही आंसर करेगा। नंबर 1 वो व्हाट को आंसर करेगा, नंबर 2 वो whom को आंसर करेगा। व्हाट मतलब क्या, whom मतलब किसको। ऑब्जेक्ट सिर्फ इन 2 WH वर्ड्स को ही आंसर करता है। उसके बाद भी हमारे पास WH वर्ड्स है, वेयर है, व्हेन है, विच है, हुज है, बाकी भी हमारे पास है, ओवरऑल 9 WH वर्ड्स। लेकिन 9 WH वर्ड्स में से ऑब्जेक्ट जिसको आंसर करेगा वो सिर्फ ये 2 पार्ट्स ऑफ स्पीच, वो सॉरी ये 2 WH वर्ड्स ही हो सकते हैं। तो अब जरा बात को समझ ले। एक सेंटेंस में लिख रहा हूँ, सेंटेंस मैंने क्या लिखा, मैं कहता हूँ जी शी बाउट, उसने खरीदा। अब ये आ गए, अब शी बाउट, हमारे दिमाग में क्वेश्चन आ जाता है व्हाट, शी बाउट व्हाट, दिस इज नॉट अ कंप्लीट आइडिया। आइडिया शुड बी कंप्लीट। जब आप एक बात कर ले तो जब मेरे दिमाग में व्हाट या हुम का क्वेश्चन नहीं है तो फिर वो आइडिया है, फिर वो सेंटेंस है, फिर ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं। लेकिन शी बाउट क्वेश्चन आ जाता है, शी बाउट व्हाट। तो अब वर्ड के लिए जो चीज आपने लगाना है वो ऑब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट या तो नाउन से लगाओगे या तो प्रोनाउन से। तो जी आप कहते हैं कि शी बाउट अ फूल। अब ये जो फूल है ये बन गया आपका ऑब्जेक्ट बन गया, क्योंकि इसने वर्ड को आंसर किया, और ये फुल स्टॉप आ गया, मतलब सेंटेंस कंप्लीट हो गया। और जब ऑब्जेक्ट आ गया तो फिर इसका मतलब है कि ये जो वर्ब है इसका नेचर ट्रांजिटिव है, क्योंकि जब भी वर्ब के बाद व्हाट या हुम का क्वेश्चन बच जाए फिर ये वर्ब ऑटोमेटिकली ट्रांजिटिव बन जाता है। एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, जरा इस सेंटेंस को देखिए। सेंटेंस में आपके साथ कहता हूँ, मैं कहता हूँ आई विल कॉल, आई विल कॉल, मैं कॉल करूंगा। क्वेश्चन आ जाता है किसको, हुम का क्वेश्चन जो रह गया। मैंने कहा सेंटेंस तब सेंटेंस होता है जब उसमें ये 2 क्वेश्चंस ना हो, लेकिन इधर तो हुम का क्वेश्चन है। अब जब हुम का क्वेश्चन है तो आपको लगाना है एक ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट होगा या तो नाउन या तो प्रोनाउन। तो नाउन से लगा दो दाऊद, अली, असद वगैरह ये लगाओ, प्रोनाउन से लगा दो हिम, यू, देम, अस वगैरह ये लगा दो। तो जी मैं कहता हूँ आई विल कॉल यू। अब यू प्रोनाउन है और इसने हुम को आंसर किया। जब इसने हुम को आंसर किया तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, और अगर कोई ऑब्जेक्ट आ जाता है तो उससे पहले जो वर्ब होता है वो कौन सा होता है, वो टीवी ट्रांजिटिव वर्ब होता है। तो कॉल भी ट्रांजिटिव है, बाउट भी ट्रांजिटिव है। इसी तरह मैं आपके पास एक और एग्जांपल लिखता हूँ। सेंटेंस मैंने क्या कहा, सेंटेंस में कहता हूँ जी पुलिस हैज अरेस्टेड। अब यहाँ पे जी पुलिस ने गिरफ्तार किया है, क्वेश्चन फिर से बच जाता है ना, हुम किसको। और जब यही क्वेश्चन बच गए तो उसको आंसर करना है ना, क्योंकि आइडिया में ये दोनों क्वेश्चन नहीं होने चाहिए, लेकिन इधर तो हुम का क्वेश्चन जोड़े गए। अब इसको आंसर करना है तो ऑब्जेक्ट चाहिए क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब है। अब जब हुम का क्वेश्चन आ गए तो नाउन या प्रोनाउन से एक ऑब्जेक्ट आपको लगाना होगा। तो जी मैं नाउन से ऑब्जेक्ट लगाता हूं, मैं कहता हूं जी यूअर टीचर। अब यूअर टीचर आपके पास नाउन है,
इसने whom को आंसर किया तो ये ऑब्जेक्ट बन गया, और अगर ये ऑब्जेक्ट है तो ये किस तरह का वर्ब है, ये टी वे, ये ट्रांजिटिव वर्ब है क्योंकि उसने ऑब्जेक्ट अपने साथ लिया। इसी तरह सेंटेंस है आई वाज ईटिंग, मैं खा रहा था, क्वेश्चन आ जाता है व्हाट, क्या, फिर आपने लगाना है जी फूड, डिनर, लंच, राइस, व्हाटसोएवर, कुछ तो बताना है। ये सारे नाउन है, अगर नाउन आपने रख दिया तो वो ऑब्जेक्ट बन जाते हैं। तो मैं कह रहा हूं जो आपका ऑब्जेक्ट है उसको डिसाइड कौन करता है, मेन वर्ब डिसाइड करते हैं। अगर मेन वर्ब ट्रांजिटिव है तो उसको ऑब्जेक्ट चाहिए, हम ट्रांजिटिव को कैसे मालूम करेंगे, ट्रांजिटिव वर्ब लिखो, फिर देखो व्हाट या हूम का क्वेश्चन है या नहीं। अगर व्हाट या हूम में से कोई क्वेश्चन था तो वो ट्रांजिटिव है, ट्रांजिटिव को ऑब्जेक्ट चाहिए, ऑब्जेक्ट नाउन प्रोनाउन में से ही आपको किसी को रखना है। अब मैं कुछ ऐसे वर्ड्स रखूंगा ना जो नेचर में इंट्रांजिटिव होंगे, मतलब हमारे दिमाग में व्हाट या हुम का क्वेश्चन नहीं बनेगा। मिसाल के तौर पर सेंटेंस है, सेंटेंस में आपको कहता हूं कि जी शी वाज स्लीपिंग, आपने मुझे कहा सर अम्मी क्या कर रही थी, मैंने कहा जी शी वाज स्लीपिंग। अब इधर जरा देखें, ये बन गया हमारे पास सब्जेक्ट, ये बन गया हमारे पास हेल्पिंग वर्ब, टाइम दिखाते, स्लीपिंग बन गया हमारे पास मेन वर्ब। अब जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट लगेगा इसको डिसाइड कौन करेगा, मेन वर्ब डिसाइड करेगा। अगर ये मेन वर्ब ट्रांजिटिव है तो उसको ऑब्जेक्ट मिलेगा, और अगर ये इनट्रांजिटिव है तो नहीं मिलेगा। कैसे मालूम करूंगा ये ट्रांजिटिव है, देखना व्हाट या हूम का क्वेश्चन है या नहीं। तो आपने मुझे कहा सर अम्मी क्या कर रही थी, मैंने कहा शी वाज स्लीपिंग, वो सो रही थी। क्या का क्वेश्चन तो नहीं बनते ना, किसको का क्वेश्चन तो नहीं बनते ना। जब क्या या किसको यानी व्हाट या हूम का क्वेश्चन नहीं है तो ये तो क्लियर कंप्लीट आइडिया है। जब ये कंप्लीट आइडिया है तो मैं यहीं पे फुल स्टॉप लगा सकता हूँ, और जब मैंने फुल स्टॉप लगाया, अब ये किस तरह का वर्ब है, ये इनट्रांजिटिव वर्ब है, इसको ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए क्योंकि व्हाट या हूम का क्वेश्चन नहीं बन रहा था। अब अगर तुमने यहाँ पे कुछ भी लगाया, याद रखना वो ऑब्जेक्ट नहीं होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट के लिए वर्ब का नेचर ट्रांजिटिव होना लाजमी था, लेकिन यहाँ पे जो वर्ब का नेचर है वो तो इनट्रांजिटिव। इसी तरह सेंटेंस में आपको कहता हूं कि जी ही सब्जेक्ट आ गए, गो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म वेंट आ गया, ही वेंट वो गया। क्या का क्वेश्चन बचता है, किसको का क्वेश्चन बचता है, हाँ ये क्वेश्चन बचता है वेयर कहाँ गया, वाई क्यों गया, वेन कब गया, हाउ कैसे गया, वो क्वेश्चन तो है। लेकिन वो तो जाहिर सी बात है, वो तो इनमें भी है, शी बाउट अ फूल, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, वो तो वहां पे भी। सेंटेंस का कंप्लीशन इधर से मार्क नहीं किया जाता है, वो ये दो WH वर्ड्स मार्क करते हैं। तो ही वेंट में वेयर का क्वेश्चन है, लेकिन वेयर से तो ऑब्जेक्ट लगता ही नहीं, ऑब्जेक्ट तो इन दोनों को आंसर करते हैं। तो शी वेंट या ही वेंट, वो गया, क्या या किसको का क्वेश्चन नहीं है। जब ये क्वेश्चन नहीं है तो मैं यहाँ पे लगाऊंगा फुल स्टॉप। जब मैंने फुल स्टॉप लगाया, इसको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं था, तो ये किस तरह का वर्ब है, ये इनट्रांजिटिव वर्ब है, इसको फिर से ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए। अब आगे तुम कुछ भी लगा, वो ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता है। जब वर्ब ही इनट्रांजिटिव है तो ऑब्जेक्ट किस लिए रखना है। इसी तरह से मैं आपको एक और एग्जांपल लेता हूं। सेंटेंस मैंने कहा कि ही सब्जेक्ट हो गया, कम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म केम होता है, ही केम वो आ गए, ना क्या का क्वेश्चन है ना किसको, फिर से इंट्रांजिटिव। मैं आपको कहता हूं जी आपका दोस्त आप कहते हैं जी हाँ ही डाइड, वो मर गए, ना क्या का क्वेश्चन है ना किसको का क्वेश्चन है। ये जितने वर्ब्स है ये इंट्रांजिटिव है, इनको ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, कुछ भी रखो वो इधर ऑब्जेक्ट नहीं हो सकते, क्योंकि मैंने कहा ऑब्जेक्ट आंसर करता है व्हाट या हुम को। अब इसमें व्हाट और हुम का क्वेश्चन ही नहीं है, तो क्या मैं जबरदस्ती उसको आंसर करूंगा, और मैं कर ही नहीं सकता हूं। अब इस तरह की कोई भी आप सेंटेंस उठा ले, ही वाज रनिंग, ही वाज वॉकिंग, आई विल वॉक, आई विल रन, कोई भी आप इस तरह का वर्ब उठा ले जिसका नेचर इंट्रांजिटिव है, तो इंट्रांजिटिव को ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए। कुछ आप भी गए, याद रखिए वो ऑब्जेक्ट नहीं हो सकते। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स के माइंड में, तो सर फिर अगर मैं ये कहता हूं कि शी वाज स्लीपिंग ऑन बेड, वो बेड पर सो रही थी। अब सर आपने कहा था कि रिसीवर ऑफ एक्शन ऑब्जेक्ट होता है, तो ये तो देखिए बेड है पड़ा हुआ है, रिसीवर ऑफ एक्शन एक्शन को रिसीव कर रहे। अब स्टूडेंट्स को लगता है कि इधर बेड ऑब्जेक्ट है, लेकिन याद रखना बेड ऑब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि बेड आंसर किस चीज को कर रहे हैं, वो वियर को आंसर कर रहे हैं। वेयर को आंसर करे, वेन को आंसर करे, हाउ वाई को आंसर करे, वो चीज हमेशा क्या होती है, वो होती है एडवर्ब होती है। और मैंने आपको अभी कहा कि एडवर्ब कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 है उनमें एक एडवर्ब है। ऑब्जेक्ट बनने के लिए चीज का या तो नाउन या तो प्रोनाउन, इन दोनों में से होना लाजमी है। इधर देखिए यहाँ पे नाउन, इधर देखिए प्रोनाउन, इधर देखिए नाउन, लेकिन इधर देखिए
इधर बेड नाउन तो है, लेकिन बेड से पहले तो प्रेपोजिशन भी है ना, प्रेपोजिशन जो आ गए, सिर्फ बेड तो नहीं आया, तो प्रेपोजिशन भी तो है ना। अब इसके लिए आपको क्या करना है, इंग्लिश ग्रामर में एक फार्मूला लगता है। फार्मूला क्या है, जब कभी भी कोई प्रेपोजिशन आ जाए, कोई प्रेपोजिशन आ जाए, इन, ऑन, एट, टू, फॉर, डाउन, अप, व्हाटसोएवर, कोई प्रेपोजिशन आ जाए, उसके बाद प्लस हो जाए कोई नाउन या कोई प्रोनाउन, तो याद रखना वो इज इक्वल हो जाता है किसका, एडवर्ब का, फिर वो एडवर्ब बन जाते हैं। और अभी मैंने कहा एडवर्ब कैन नॉट बी ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के लिए मैंडेटरी है कि वो चीज या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा। तो अब जो मैं यहाँ पे आपके साथ बात कर रहा हूँ, इधर देखिए, देयर इज अ प्रेपोजिशन एंड दैट प्रेपोजिशन इज फॉलोड बाय वन ऑब्जेक्ट, अब उसके सॉरी बाय वन नाउन, तो ये प्रेपोजिशन प्लस नाउन आ गए, और प्रेपोजिशन प्लस नाउन जब आ गया तो ये क्या बन गया, ये एडवर्ब बन गए। और अभी मैंने कहा एडवर्ब ऑब्जेक्ट नहीं हो सकते। इंग्लिश ग्रामर में जब भी कोई प्रेपोजिशन प्लस नाउन आ जाए वो एडवर्ब बन जाता है, वो एक नया पार्ट ऑफ स्पीच बनाते हैं। हाँ, अगर सिर्फ नाउन है तब तो ऑब्जेक्ट है। आप इधर से जरा प्रेपोजिशन निकालो, शी वाज स्लीपिंग इन बेड, इट डजंट गिव यू सेंस, ये मीनिंग ही नहीं देता है, बिकॉज वो तो नाउन है और नाउन का काम ही है ये कि वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाए। अब वो जब इंट्रांजिटिव उसको ऑब्जेक्ट चाहिए नहीं, अब तो इसको जबरदस्ती ऑब्जेक्ट बना रहे। हाँ, एडवर्ब बन सकता है, प्रेपोजिशन प्लस नाउन आ गए, प्रेपोजिशन प्लस नाउन इज इक्वल टू एडवर्ब होता है, एंड एडवर्ब कैन नॉट बी द ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस। इसी तरह मैं सेंटेंस आपको कहता हूँ जी, वो इसी सेंटेंस को देखिए, आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ, व्हाट का क्वेश्चन है, नहीं है। होम का क्वेश्चन है, बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, वेयर का क्वेश्चन है, वेयर कहाँ, ये क्वेश्चन है। लेकिन मैंने कहा कि वेयर, व्हेन, हाउ को आंसर करना ऑब्जेक्ट का काम ही है, ऑब्जेक्ट सिर्फ इन दोनों को आंसर करते हैं, व्हाट एंड हुम। तो यहाँ पे क्वेश्चन है वेयर का, मैंने कहा जी टू बाजार, तो फिर से देखिए ये प्रेपोजिशन आया या नहीं, प्रेपोजिशन के बाद नाउन आ गए, और प्रेपोजिशन प्लस नाउन इज इक्वल किसके हो जाते हैं, एडवर्ब का। और मैंने कहा एडवर्ब ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता है, ऑब्जेक्ट के लिए जरूरी है कि वो नाउन या प्रोनाउन हो जाए। तो अब यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट नहीं हो सकते, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट नहीं हो सकते। सेंटेंस में आपको कहता हूँ, सेंटेंस क्या है कि ही वाज वॉकिंग, he was walking in the ground, he was walking in the ground, तो in the ground ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता है क्योंकि प्रेपोजिशन प्लस नाउन। he was walking, ना तो what का क्वेश्चन है ना तो whom का क्वेश्चन है, तो ये इंट्रांजिटिव है। इंट्रांजिटिव के बाद जो चीज आता है वो प्रेपोजिशन प्लस नाउन है, प्रेपोजिशन प्लस नाउन या प्रोनाउन बराबर होता है एडवर्ब का, तो यहाँ पे ये एडवर्ब हो गया। एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, कंजंक्शन है, प्रेपोजिशन है, ये ऑब्जेक्ट नहीं हो सकते। ऑब्जेक्ट के लिए जरूरी है कि वो चीज या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा। तो जब कभी भी आपने ऑब्जेक्ट पहचाना हो, याद रखना वो नाउन या प्रोनाउन ही होगा, उसके लिए वर्ब का ट्रांजिटिव होना जरूरी है। और अगर कहीं प्रेपोजिशन प्लस नाउन आ गए तो वो बन जाता है बराबर एडवर्ब का बन जाता है। तो आई एम गोइंग टू बाजार में बाजार ऑब्जेक्ट नहीं, आई एम गोइंग टू अकेडमी में अकेडमी ऑब्जेक्ट नहीं, क्योंकि वो प्रेपोजिशन के साथ आ रहे, दोनों मिलकर के एडवर्ब बन रहे, और एडवर्ब ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता है। ऑब्जेक्ट के लिए मैं फिर कह रहा हूँ कि नाउन या प्रोनाउन का ही जो है वो आना जरूरी होता है। तो आई होप सो कि आज के लेक्चर में मैंने सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मेन वर्ब पे चूंकि कल बात की थी, ऑब्जेक्ट रिमेनिंग था, मैंने कहा इसी में मैं आपको ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब समझाऊंगा, इसी में मैं एडवर्ब समझाऊंगा, इसी में मैं खुद ऑब्जेक्ट समझाऊंगा। तो आई होप सो कि आज के लेक्चर में मैंने आपको ऑब्जेक्ट समझा दिया हो कि ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट को कैसे मालूम करना है, कैसे यूज करना है और कैसे उसको डिफाइन करना है। इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर में मैं आपके साथ बात करूंगा स्टेट और प्रॉपर्टी वाले सेंटेंस में, जहां पे मैं मेन वर्ब कॉम्प्लीमेंट इन चीजों पे बात करूंगा। आज के लेक्चर में इतना ही। लास्ट में बस यही कहूंगा कि जो मेरा यूट्यूब का चैनल है सालार इंग्लिश लैब के नाम से, आप उसको सब्सक्राइब कर लें। आप वीडियोस जो है वो अपने फ्रेंड्स के साथ, कोलीग्स के साथ शेयर कर लें, ताकि मैं एक मैक्सिमम रेंज ऑफ स्टूडेंट को कवर कर सकूं, और ये मुझे भी आप इंकरेज करते हो इससे, और इंशाल्लाह इट विल बेनिफिट यू टू। तो आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नए लेक्चर के साथ, जो कि मैं कल लेक्चर रिकॉर्ड करूंगा स्टेट और प्रॉपर्टी वाले पे। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं कल के लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।